हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका वीरू भैया फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूं जिसका नाम है अर्ली किंगडम एंड रिपब्लिक। पिछले वीडियो में तो हम लोग कवर कर लिए थे क्या होते हैं बेरास, उसके 4 टाइप्स देख लिए थे, सभा समिति विधाता भी देख लिए थे। उसके अगला टॉपिक है अर्ली किंगडम एंड रिपब्लिक। इसका मतलब होता है कि पिछले जमाने के जो राजा लोग रहते थे वे लोग गणतंत्र होते थे, उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला लिखा गया है political organizations involved into the territorial entities called जनपदास। पिछले वीडियो में तो हम लोग देख लिए थे कि जन क्या होते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि जनपदास क्या होते थे। जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बाद में इन्वॉल्व होने लगे थे टेरिटोरियल एंटिटीज में, इन्हीं को हम लोग कहते हैं जनपदास। टेरिटोरियल एंटिटीज का मतलब होता है कि वे लोग पहले तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, छोटे छोटे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होते थे, फिर वे लोग बाद में जाके एक ही में इमर्ज होने लगे। उन्हीं को बहुत बड़ा राज्य फॉर्म करने के लिए एक ही में इमर्ज होने लगे, उसी को हम लोग कहते हैं टेरिटोरियल एंटिटीज। उसके बाद लिखा गया है इट केम अराउंड 1000 से टू 600 बीसी, यानी कि ये आसपास एक 1000 सी बीसी और 600 बीसी के आसपास में ही जनपदास थे वे आए थे। और उसके बाद लिखा गया है पीपल वर नॉट ओनली कनेक्टेड विद द किंगशिप बट आल्सो लैंड। बस लोग अपने वंश को बढ़ाने के लिए नहीं इसमें लगे रहते थे, बल्कि ये लोग लैंड से भी कनेक्टेड होने लगे कि ये मेरा लैंड है, ये उसका लैंड है, ऐसे ऐसे करके ये लोग बारे अपना फिक्स करने लगे थे। और उसके बाद लिखा है डूरिंग 600 BC to 300 BC the new political formations that is called महाजनपदास, यानी कि 600 BC से 300 BC के आसपास एक नया पॉलिटिकल बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा होने लगा, पॉलिटिकल एंटिटीज खड़ा होने लगे। उन्हीं को हम लोग बाद में जाकर महाजनपदास करने लगे, जिसमें बहुत सारे साम्राज्य एक ही में आ जाते थे। यानी कि जैसे कि हो गए भारत हो गए, और इसी में जैसे 28 राज्य आते हैं, इसी को यही जो भारत हो गया ये हो गया बहुत बड़ा महाजनपदास जिसमें 28 राज्य आते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी 16 महाजनपदास थे इंडिया में, यानी कि उस टाइम पे 16 बड़े बड़े महाजनपदास थे। तो हमारा ये महाजनपदास थे जो 16। अब आगे यहाँ पे लिखा हुआ है मगध इज वन ऑफ द पावरफुल एंड लार्जेस्ट महाजनपदास नाउ इट इज कॉल्ड बिहार, यानी कि जो मगध था जो कि बहुत ही बड़ा एम्पायर था उसका और बहुत ही पावरफुल एम्पायर था, जो कि अभी के टाइम में हम बिहार के नाम से उसे जानते हैं। और आगे लिखा गया है आफ्टर मगधा न्यू किंगडम फॉर्म कॉल्ड द मौर्य एम्पायर, यानी कि जो बाद में मगधा को हराकर मौर्य एम्पायर का वहां पे डायनेस्टी स्थापित हुआ। और आगे बोलता है कि एम्पायर फॉर्म्ड नियर बाय द गंगा प्लेन्स बिकॉज इट इज अ मेन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि जो एम्पायर होता था वो गंगा के किनारे फॉर्म होता था क्योंकि वहां पे ज्यादा एग्रीकल्चर होते थे, जिसके कारण कोई भी साम्राज्य का ऑब्वियसली उसका इकोनॉमिक ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण वह पावरफुल हो जाएगा। आगे लिखा गया है कि देयर आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस दैट इज मोनार्कियल स्टेट एंड द रिपब्लिकन स्टेट इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि नॉर्थ इंडिया में अलग अलग तरह के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होने लगे थे, जिसमें एक पहला था मोनार्कियल स्टेट एंड रिपब्लिकन स्टेट। ये था जो कि नॉर्थ इंडिया में था। मोनार्कियल स्टेट मतलब कि राजा हो गए, और रिपब्लिकन मतलब कि कोई भी पब्लिक का इंडिविजुअल, जैसे कि सभा। अब यहाँ पे लिखा गया है मौर्य एम्पायर वाज सक्सीडेड बाय सातवाहना एम्पायर, यानी कि जो कि मौर्य एम्पायर थे जो कि सातवाहना एम्पायर के द्वारा जीत लिए गए, यानी कि मौर्य एम्पायर को सातवाहना हरा दिए और वहां अपना किंगडम स्थापित कर लिए। और उसके बाद लिखा गया है इन साउथ इंडिया चोला इन द लोअर कावेरी, पांड्या इन द तम्प्रापानी, केरला पुत्राज, सती पुत्राज, दिस पार्टीज आर डिस्क्राइब द सोपान स्क्रिप्ट, यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि जो साउथ इंडिया में जो चोला जो किंगडम था वो लोअर कावेरी में फॉर्म था, यानी कि लोअर कावेरी के पास ही फॉर्म था, और जो पांड्या था जो कि तम्प्रापानी के पास फॉर्म था, यानी कि इसी के बगल में ही बसा हुआ था। और उसके बाद 2 और है जिसका नाम है केरला पुत्राज और सती पुत्राज। ये जितने भी किंगडम है ये सारे अशोका इंस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब किए गए, यानी कि उसमें अच्छे तरीके से लिखे गए हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं
ड्यूटीज एंड आइडियल ऑफ द किंग, यानी कि उस टाइम किंग का क्या ड्यूटी होता था और वह लोग क्या अपनी जनता को मदद करते थे, ये सारे बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। फ्रॉम 6th century रूलर्स वाज नोन बाय द वेरियस टाइटल, यानी कि 6th century से जो राजा होते थे वे अलग अलग टाइटल से अलग अलग रिलीजन में जाने जाते थे, यानी कि जैसे कि कोई रिलीजन में उसे किंग बुलाया जाता था, कोई में सम्राट, कोई में चक्रवर्ती, ऐसे ऐसे अलग अलग टाइटल दिए गए थे राजा को। और उसके बाद बोल रहा है इंडियन टेक्स्ट प्रोवाइड आइडियल आइडियाज ऑफ द किंगशिप, यानी कि हमारा जो इंडियन टेक्स्ट से ही आइडिया दिया गया है किंगशिप का, यानी कि कैसे राजा रूल करते हैं, कैसे गवर्न करते हैं कंट्री को। फिर आगे बता रहा है कि अर्थशास्त्र डिस्क्राइब व्हेन द किंग आर एक्टिव देन देयर ऑफिसर आर एनर्जेटिकल, यानी कि हमें बता रहा है कि जो अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था उसमें लिखा गया है कि जो जब अगर राजा ही किस देश का एक्टिव रहा तो उसका ऑफिसर ऑब्वियसली एक्टिव रहेगा, यानी कि कोई अपने जनता का पूरे अच्छी तरीके से ख्याल रखेगा। आगे बता रहा है यजुर्वेद रेफर द ओथ ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ द किंग should be protected their country from all calamities, यानी कि यजुर्वेद में किंग जो शपथ लेता है अपने प्रजा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का, उसी को यजुर्वेद में डिस्क्राइब किया गया है। और जो राजा होता है जो कि कोई भी क्लैमिटीज से अपने जनता को प्रोटेक्ट करने का वो शपथ लेता है। कोई भी क्लैमिटी मतलब हो गया नेचुरल कैलेमिटीज, नेचुरल डिजास्टर, मैनमेड काउज, ये सारे क्लैमिटीज से प्रोटेक्ट करने का राजा का ही काम होता है। अब आगे यहाँ पे लिखा गया है शांति पर्व ऑफ महाभारत प्रोवाइड मेन फंक्शन ऑफ द किंग दैट किंग शुड प्रोटेक्ट देयर सिटीजन फ्रॉम द एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड द इंटरनल डिसऑर्डर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो शांति पर्व है महाभारत का, इसमें लिखा गया कि किंग का मेन फंक्शन ही होता है अपने प्रजा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, किससे? थ्रेट्स एंड इंटरनल डिसऑर्डर, एक्सटर्नल थ्रेट और इंटरनल डिसऑर्डर, यानी कि थ्रेट्स मतलब बहुत ही कुछ भी खतरा हो गया है, जैसे कि हो गया कि कोई भी बहुत ही बड़ा क्रिमिनल केस हो गया उससे प्रोटेक्ट करना, और इंटरनल डिसऑर्डर का मतलब हो गया कोई भी क्लाइमेटिक डिजास्टर, यानी कि जो नेचर के द्वारा जो डिजास्टर होते हैं उससे प्रोटेक्ट करना। और आगे लिखा गया है एंड प्रोवाइड द जस्टिस इन द केस ऑफ द एबडक्शन, रॉबरी एंड थेफ्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो किंग होता है उसका मेन फंक्शन ही होता है अपने प्रजा को प्रोटेक्ट करना। जैसे कि हम देख सकते हैं कुछ केस हैं जैसे एबडक्शन होता है जिसका मतलब होता है अपहरण करना, और आगे बताया गया है रॉबरी का मतलब है कि चोरी डकैती करना, थेफ्ट का मतलब तो आप लोग जानते हैं कि चोरी करना, रॉबरी मतलब डकैती करना, किसी को मार के लूट पाट करना। और जो इस टाइम का जो राजा लोग रहते थे, इससे हमें यह पता चलता है कि वहाँ पे वंशनुगत जो किंगडम चलते हैं मोनार्कियल सिस्टम, जैसे कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ऐसा नहीं बनता होता था। वहाँ इलेक्शन भी हुआ करता होता होगा, जिसके कारण लोग अलग अलग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते थे। नहीं तो अगर कोई राजा ही गलती कर देगा तो उसको तो मोनार्कियल में नहीं हटाया जाता है, तो उसे हटा दिया जाता था। इससे हमें यह पता चलता है कि वहाँ इलेक्शंस भी कंडक्ट करवाए जाते होंगे। और जो हम लोग का जो आपके बुक में कुछ पृथ्वी, चक्रवर्ती, ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स हैं। पृथ्वी का मतलब हो गया कि जो ऐसा किंगडम जो ऊपर से हिमालय और नीचे से जो नीचे का जो लास्ट सी है वहां तक कोई अगर जीत जाता था तो उसके पास एक टाइटल हो जाता था जिसका नाम था पृथ्वी। और चक्रवर्ती भी कुछ ऐसा ही था। और हमारे पूरे भारत को एक नाम से बुलाया जाता था जिसका नाम था जम्मू द्वीप भारत खंडे आर्यावर्त, ऐसे ऐसे नाम से बुलाया जाता था। और आगे बताया गया है सप्तगांव पीरियड चेरा किंग नेदुरंजेरल एडम गेट टाइटल ऑफ द अधिराजा, यानी कि जो चेरा का जो किंग था नेदुरंजरल एडम, वो एक टाइटल हासिल कर लिया था एक अच्छे रैंक पर जाके, यानी कि वो अपना अच्छा टेरिटरी फैलाकर एक टाइटल गेन किया था जिसका नाम था अधिराजा का टाइटल गेन किया था हमारा चेरास का रूलर। और उसके बाद बोला चोला रूलर राजेंद्र वन गेट द टाइटल ऑफ द गोलकोंडा गैंगीकोंडा, यानी कि जो चोला था उसका एक राजा था जिसका नाम था राजेंद्र वन, जो कि एक टाइटल गेन किया था जिसका नाम था गैंगीकोंडा। इसका मतलब होता है कि ऐसा किंगडम जो कि गंगा के आसपास का पूरे ट्रिब्यूटरी उसी के नाम से हो जाए, यानी कि वह उसके जो राजेंद्र वन था जो कि गंगा के बगल लैंड जीत गया था, इसीलिए इसे गैंगीकोंडा कहा गया।